जज़ीरा सारिमा रूसिया के जनूब मगरब में जमहूरिया पार्ट 2 से हटकर खलीज ईगा में वाक़ था। एक छोटा सा जजीरा था जिसका बहरी ताल्लुक जमहूरिया पार्नू से मरबूत था। सरीमा पर रूसियाई हुकूमत की फौजी छावनी कायम थी और वहाँ आम आदमी किसी भी अंदाज में दाखिल ना हो सकता था। जजीरा सारिमा में ज़ेर ज़मीन मसनूई इंसान तैयार करने वाला अजीम शान कारखाना कायम किया गया था और यह कारखाना इंतहाई खुफिया तौर पर ज़ेर ज़मीन बनाया गया था। जब यह कारखाना कायम किया गया था उस वक्त हुकूमत रूसिया के प्रोग्राम में ऐसे मसनूई इंसान तैयार करना था जो मुश्किल तरीन टारगेट्स पर काम करने के साथ साथ फ़ौज में भी असल आदमियों की जगह ले सकें। लेकिन बाद में ये प्रोग्राम बदल गया और इन इंसानों से तखरीब का काम लेने का मंसूबा बन गया। उनका ख्याल था कि हर मुल्क ख़ास तौर पर शुगरान और एक्रेमिया में बसने वाले लोगों जैसे मसनूई इंसान तैयार करके वहाँ फैला दिए जाएं ताकि इन मुल्कों के अहम टारगेट हर वक्त उनके कंट्रोल में रहें और उन्हें वहाँ आम इंसान ही समझा जाए। अब ये पाकिस्तान की बदकिस्मती थी कि अब भी इस कारखाने ने पैदावार देनी शुरू ना की थी कि दो ताकतों ने मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान की तबाही का मंसूबा तैयार कर दिया और इस तरह इस कारखाने की पैदावार को सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था। हुकूमत रूसिया ने दरअसल एक्रेमियन जासूसों को डांच देने के लिए ये मंसूबा तैयार किया था कि असल कारखाना सारिमा में बनाए जाने के अलावा उसे बिल्कुल मुखालिफ समत में काफ़ी दूर कस्बे जोगानाश में भी एक नकली कारखाना तैयार किया था। जजीरा सारिमा में असल कारखाने को इस हद तक सीक्रेट रखा गया था कि सिवाय चंद आला तरीन हुकाम के और किसी को उसके मुतालिक इल्म न था। आम बात यही उड़ाई गई थी कि यह कारखाना कस्बे जोगानाश में ही कायम किया गया है। यही वजह थी कि हरमन और उसके साथियों ने भी एक्स्ट्रा को यही इतला दी थी कि यह कारखाना कस्बे जोगानाश में है और इमरान ने भी इस इतला को सामने रखकर कस्बे जोगानाश पहुंचने और उस कारखाने को तबाह करने का प्लान बनाया था। अब यह तो इमरान की खुशकिस्मती थी कि उसने मार्शल जातूरे के सामने मुहावरतन जजीरे का लफ्ज़ कह दिया और मार्शल के चौंकने और उछलने पर इमरान चौंक पड़ा और फिर उसने अपनी ज़हनी सलाहियतों को बरोकार लाकर उसे उगलवा लिया कि यह कारखाना दरअसल जजीरा सारिमा में है, वरना वो सिर्फ इस नकली कारखाने को तबाह करके वापस चला जाता और बाद में पाकिस्तान की तबाही लाजमी हो जाती। जजीरा सारिमा के गिर्द मैग्नेट स्टील की एक ऊंची दीवार तामीर की गई थी। इस दीवार में ऐसे जदीद तरीन हिफाजती निज़ाम सेट किए गए थे कि जजीरा से 20 मील के फासले तक चारों तरफ समुद्र की तह से आसमान की वसतों तक हर चीज़ को न सिर्फ चेक किया जा सकता था बल्कि उसे कंट्रोल भी किया जा सकता था। जमहूरिया पार्ट 2 से मखसूस बहरी जहाज़ ही जजीरे तक आमदोरफ्त के मखसूस ज़राए थे और इन जहाज़ों को बाकायदा साइंसी आलात से चेक किया जाता और ये जहाज़ भी जजीरे से 4 मील के फासले पर रुक जाते और फिर जजीरा सारिमा से मखसूस किश्तियाँ वहाँ भेजी जाती जो ज़रूरी सामान और आने जाने वालों को ले आती और ले जाती थीं। जजीरे के गिर्द समुद्र में 4 मील के फासले तक इंतहाई ताकतवर कागलियम शुआएं फैलाई गई थीं। इन शुआओं के सर्कल में कोई चीज़ सिवाय पानी के दाखिल ना हो सकती थी, हत्ता कि पानी का कीड़ा तक अंदर दाखिल ना हो सकता था। सिर्फ वो मखसूस किश्तियाँ ही उसमें चल सकती थीं। जजीरे के दरमियान में एक बहुत बड़ी इमारत थी जिसे कंट्रोल सेंटर के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ वो लोग थे जिनकी वफादारी हर लिहाज से शकूक से बालातर होती थी। कारखाने में ज़्यादातर खुदकार मशीनें थीं और मुश्किल से 100 के करीब इंसान इसमें काम करते थे और ये वो लोग थे जो कभी भी जजीरे से बाहर ना जाते थे क्योंकि उनका पीछे किसी इंसान से कोई रिश्ता ना था। कर्जे के इस जजीरे को हर लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाया गया था और वाकई जिस तरह का इस कारखाने का हिफाजती निज़ाम था उस लिहाज से उसे नाकाबिल तस्खीर ही समझा जा सकता था। इस वक्त कंट्रोल रूम में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। हर शख्स बेहद चौंकना और मोहतात था क्योंकि KGB का चीफ मार्शल जातूरे खुद वहां आ रहा था और चूँकि जजीरे के हिफाजती निज़ाम का सरबराह बराह रास्त मार्शल जातूरे ही था और दूसरी बात यह कि मार्शल जातूरे की फितरत से वो लोग अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि वो मामूली सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं करता था और उसकी लुग़त में मुआफ़ी का लफ्ज़ ही न था। अभी 2 घंटे कबल ही मार्शल की आमद की अचानक इतला मिली थी और उसकी आमद की इतला मिलते ही वो सब चौंकने हो गए थे। तमाम मशीनों को एक बार फिर चेक किया गया था ताकि किसी भी कोताही का कोई इम्कान बाकी न रहे।
जजीरा सारीमा के हिफाजती निज़ाम का इंचार्ज एक उदेड़ उमर शख्स एवानूफ था। एवानूफ खुद भी ना एक काबिल तरीन साइंसदान था और उसके साथ साथ वो KGB का आला तरीन ओहदेदार भी था। वो KGB में बराह रास्त इस आला ओहदे पर तैनात न हुआ था, बल्कि वो एक आम एजेंट की सूरत में शामिल हुआ था और हर किस्म की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद वो अपनी जहानत और दलेरी फुर्ती की वजह से आला तरीन ओहदे पर पहुँच गया था और ये उसकी आला तरीन खसूसियात थीं जिनकी बिना पर उसे जजीरा सारीमा का कंट्रोल इंचार्ज बनाया गया था। इस लिहाज से उसका दर्जा मार्शल ज़ातूरे से एक दर्जा कम था, वरना वो भी रूसिया में एक ताकतवर तरीन इंसान था। वो अपने मखसूस दफ्तर में कुर्सी पर बैठा सामने की दीवार पर नस्ब स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए था। स्क्रीन पर जजीरा सारीमा के चारों तरफ का मंजर नजर आ रहा था। मेज़ पर एक जदीद तरीन किस्म का ट्रांसमीटर रखा हुआ था और उसे उस वक्त मार्शल की आमद की इतला का इंतज़ार था। मार्शल जैसे ही पारनू पहुंचता तो उसे इतला मिल जाती और फिर उसने उसकी आमद के लिए इस्तकबाल करना था। उसी लम्हे ट्रांसमीटर से मुतरन्निम सी आवाज़ निकली और एवानूफ ने चौंक कर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो, पारनो सेंटर स्पीकिंग, मार्शल यहाँ पहुँच चुके हैं, लाइन क्लियर का सिग्नल दिया जाए, ओवर। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। ओके, मार्शल के जरिए से आना पसंद फरमाएंगे, ओवर, एवानूफ ने जवाब दिया। मार्शल हेलीकॉप्टर के जरिए आना चाहते हैं, ओवर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओके, उन्हें भेज दीजिए, मैं फिजाई क्लियरेंस कर देता हूँ, ओवर, एवानूफ ने जवाब दिया। ठीक है, मार्शल 5 मिनट बाद परवाज कर जाएंगे, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, हम उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं, ओवर, एवानूफ ने कहा। ओवर एंड ऑल एंड विश यू गुड लक, दूसरी तरफ से कहा गया और एवानूफ ने मुस्कुराते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। वाकई मार्शल की आमद पर गुड लक की दुआ देनी लाजमी हो जाती थी। ट्रांसमीटर ऑफ करने के बाद उसने मेज़ पर पड़े हुए इंटरकॉम का बटन दबाया। शाकूफ बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से सेकंड चीफ की आवाज़ सुनाई दी। शाकूफ, मार्शल हेलीकॉप्टर के जरिए आ रहे हैं, फिजा क्लियर कर देना, लेकिन ख़ास तौर पर ख्याल रखना कि इस वक्फे के दौरान कोई गड़बड़ ना हो जाए, एवानूफ ने कदरे तहकमाना लहजे में कहा। मैं समझता हूँ बॉस, आप बेफिक्र रहें, कोई कोताही ही नहीं होगी, शाकूफ ने जवाब दिया। ओके, एवानूफ ने कहा और उसके साथ ही इंटरकॉम का बटन ऑफ कर दिया। अब उसकी नज़रें एक बार फिर स्क्रीन पर जम गईं। चंद लम्हों बाद स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में एक धमाका सा हुआ और वो समझ गया कि फ़िज़ाई सिस्टम क्लियर कर दिया गया है। चंद लम्हों बाद मार्शल का मखसूस हेलीकॉप्टर फिजा में उड़ता नजर आया और एवानूफ उठकर तेजी से कमरे से बाहर निकलता चला गया ताकि हेलीपैड पर मार्शल का इस्तकबाल कर सके। जैसे ही एवानूफ हेलीपैड पर पहुंचा, वहां कंट्रोल सेंटर के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर मखसूस जगह पर उतर गया और एवानूफ तेजी से आगे बढ़ा। अभी एवानूफ ने चंद ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि मार्शल ज़ातूरे उछलकर हेलीकॉप्टर से उतर आया। खुश आमदीद मार्शल, एवानूफ ने बड़े खुशगवार मूड में मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, मार्शल ने खिलाफ मामूल नरम लहजे में जवाब देते हुए कहा और फिर उसने आगे बढ़कर न सिर्फ एवानूफ से बड़े भरपूर अंदाज में मुसाफे किया, बल्कि हेलीकॉप्टर पर मौजूद दीगर ओहदेदारों से भी बाकायदा हाथ मिलाए और एवानूफ समेत सब लोगों के चेहरों पर हैरत भरे आसार नुमायां हो गए। वो मार्शल की फितरत को अच्छी तरह समझते थे कि वो इन तकल्लुफ़ात का सिरे से ही कायल नहीं था, लेकिन आज अनजाने क्या बात थी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही नरम मिजाज बना हुआ था। एवानूफ समेत मार्शल उसके दफ्तर में आ गया और फिर कुर्सी पर बैठते ही उसने रेवालूफ से मुखातिब होकर कहा, एवानूफ, मेरे यहाँ आने का एक ख़ास मकसद है। मार्शल का लहजा बेहद संजीदा है। हुक्म फरमाइए मार्शल, एवानूफ ने कहा। हमारा कारखाना इस वक्त शदीद खतरे की जद में है और किसी भी वक्त उसे तबाह किया जा सकता है, मार्शल ने कहा। जी, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? एवानूफ ने हैरत की शिद्दत से उछलते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, हालात बेहद नाजुक हैं, मार्शल का लहजा बदस्तूर संजीदा था। क्या एक्रेमियन फोर्स हमला करने वाली है? एवानूफ ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा। अरे नहीं, उसकी क्या मजाल। दरअसल बात यह है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की एक टीम इस कारखाने की तबाही के मिशन पर निकली हुई है और ये लोग इंतहाई खतरनाक हैं, मार्शल ने जवाब दिया। सर, आप क्या कह रहे हैं? पाक एशिया तो एशिया का पसमानदा मुल्क है। ये लोग बेलारूसिया और KGB से कैसे टक्कर दे सकते हैं?
इन लोगों की भला हमारे सामने क्या हैसियत हो सकती है। एवानूफ ने यूं मार्शल की तरफ देखते हुए कहा जैसे उसे उसकी दिमागी सेहत पर शुबा हो रहा है। उसके लिए सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि मार्शल का लहजा शिकस्त खुर्दा था। हालांकि ये वही मार्शल था जो केजीबी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनते ही मुकाबिल को गोली मार दिया करता था। आज वो एक पसमानदा मुल्क के लोगों से खौफजदा था। पहले मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन अब पै दर पै तजर्बात के बाद मुझे अपना ख्याल बदलना पड़ा है। तुम केजीबी के आला तरीन ओहदेदारों में से हो, इसलिए तुम्हारे साथ मामलात पर बातचीत की जा सकती है, मार्शल ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर उसने अव्वल से आखिर तक इमरान और उसकी टीम के साथ टकराव की तफसीलात एवानूफ को सुना दी। ओह, यह सब कुछ रूसिया में हुआ और उसके बावजूद भी वो बच निकले। एवानूफ की आंखें हैरत की शिद्दत से फटने के करीब हो गई थीं। हाँ, वो बच गए हैं। हालांकि हेडक्वार्टर के लोगों का पहले यही ख्याल था कि वो भी हेलीकॉप्टर के साथ ही हलाक हो गए हैं, लेकिन मुझे यकीन न आ रहा था। चुनांचे मैंने मौके पर तहकीकात कराई तो वहाँ किसी इंसानी जिस्म का एक टुकड़ा भी न मिला, बल्कि ऐसी शहादतें मिली हैं कि ये जासूस तारतू शहर में दाखिल हो गए हैं। चुनांचे मैंने इस बार केजीबी का टॉप चौबा डाक डिपार्टमेंट को उनके पीछे लगा दिया है। मुझे उम्मीद है कि डाक डिपार्टमेंट ना सिर्फ उन्हें जल्द ही ढूंढ निकालेगा, बल्कि वो उन्हें हलाक करने में भी कामयाब रहेगा। लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में ये खदशा है कि ये लोग किसी भी वक्त यहाँ हमला कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि बजाते खुद जाकर तुमसे बातचीत की जाए और तुम्हें होशियार कर दिया जाए, मार्शल ने कहा। आपने अच्छा किया सर, मगर दो बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। आप जानते हैं कि तारतू यहाँ से खासे फासले पर है। तारतू से यहाँ तक आने के लिए उन्हें हज़ारों जगहों पर चेक होना पड़ेगा, इसलिए उनका यहाँ पहुँचना नामुमकिन है। दूसरी बात यह कि उन्हें सारिमा के मुतालिक कैसे मालूम हो सकता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जोगानाश वाले नकली कारखाने पर ही हमला करेंगे, एवानूफ ने कहा। तुम्हारी सब बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। उनका ज़हनी तजिया करते वक्त इस बात का पता चला था कि उन्हें सारिमा के मुतालिक इल्म है, और वो ये भी जानते हैं कि असल कारखाना कहाँ है और नकली जोगानोश में। रही बात दूसरी बात यह कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, तो इस सिलसिले में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लोग अजीबोगरीब और हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हैं, इसलिए हमें बहरहाल होशियार रहना चाहिए, मार्शल ने जवाब दिया। बाव साहब की बात दुरुस्त है, लेकिन अगर उन्हें पहले से सारिमा के मुतल्लिक पता होता तो वो जोगानाश पर हमला ना करते, बल्कि बराह रास्त यहाँ आते। उनका जोगानाश जानना तो यही जाहिर करता है कि उन्हें सारिमा का वहाँ जाकर पता चला है, एवानूफ ने बाकायदा बहस करते हुए कहा। अब जाहिर है कि मार्शल उसे ये तो नहीं बता सकता था कि सारिमा के मुतालिक उन्होंने इसी को चक्कर देकर पता कर लिया है, इसलिए उसने इस बात का जवाब देने की बजाय सर हिलाते हुए कहा। बहस की ज़रूरत नहीं है एवानूफ, मेरे यहाँ आने का मकसद ये नहीं कि हम फलसफियों की तरह बहस करते रहें। हमें हर लिहाज से होशियार रहना चाहिए। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं बजाते खुद सारिमा के तमाम हिफाजती निज़ाम का जायज़ा लेना चाहता हूँ। मार्शल का लहजा यकदम बदलता चला गया। यस मार्शल, आइए, एवानूफ ने तेज़ी से उठकर खड़े होते हुए कहा, और फिर वो उसे अपने हमरा लिए कंट्रोल सेंटर के एक सेक्शन में गया, और मार्शल ने बड़े गौर व गौश से एक मशीनरी और उसकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया। जब तमाम सेक्शन उसने चेक कर लिए तो उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार उभर आए। वेरी गुड एवानूफ, तुम्हारी कारकर्दगी वाकई बेदाग है। अब मुझे यकीन है कि दुश्मन यहाँ वार करने में कभी कामयाब नहीं हो सकता, मार्शल ज़ातूरे ने बड़े मुसरत भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर वाकई गहरे इत्मीनान के आसार थे। आप बेफिक्र रहें बॉस, सारिमा नाकाबिल तस्खीर है। अगर ये लोग यहाँ तक पहुँच भी गए तो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, एवानूफ ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा। ओके, अब मैं चलता हूँ। अगर ये लोग पकड़े गए तो तुम्हें इतला कर दूंगा, और अगर तुम्हारे नोटिस में कोई बात आए तो तुमने मुझे फौरी इतला करनी है। मार्शल ने हेलीपैड की तरफ बढ़ते हुए एवानूफ को हदायत की। ठीक है बॉस, हुक्म की तामील होगी, एवानूफ ने जवाब दिया। और फिर चंद लम्हों बाद मार्शल हेलीकॉप्टर में बैठा फिजा में परवाज कर गया और एवानूफ वापस अपने दफ्तर में आ गया। उसके जहन में मार्शल की बातें खटक रही थीं। वो सोच रहा था कि क्या वाकई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वाले माफूकुल फितरत सलाहियतों के मालिक हैं कि इस तरह हर मौके पर डाज देकर निकल जाने में कामयाब हो गए।
لیکن بات اس کے حلق سے اتر نہ رہی تھی۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ مارشل کے اعصاب اب جواب دے چکے ہیں، اس لیے مارشل اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ KGB کو کنٹرول کر سکے۔ اس نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے تو وہ مارشل کو اطلاع کرنے کی بجائے انہیں خود ہی پکڑے گا یا ہلاک کر دے گا، اور اس کے بعد وہ روسیہ کی اعلیٰ ترین قیادت کو خفیہ طور پر اس بات کی رپورٹ کرے گا کہ مارشل اب ایک ناکام انسان ہو چکا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس نے کامیابی حاصل کر لی تو پھر روسیہ کی اعلیٰ ترین قیادت اس کا ساتھ دے گی اور مارشل کی بجائے اسے KGB کا چیف بنا دیا جائے گا، اور یہ ایک ایسا اعزاز تھا جس کا تصور بھی خوشیوں اور مسرتوں کا خزانہ تھا، کیونکہ KGB کے چیف سے بڑے عہدے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔